ताज़ेब किस्त नंबर 39। हाजू ने एक बार फिर पाला मार लिया था। 2000 रुपये जेब में आए थे। मक्खन शाह तो खैर क्या मिलता, वो तो लाहौर ही छोड़ भागा था, या अगर होगा भी तो किसी ऐसे गोशे में जहाँ से वो हाजू को नजर ना आ सके। अच्छी खासी कमाई करा दी थी हाजू ने। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही था। हाजू ने गुलाम शाह को हमेशा नीचा ही दिखाया था। हाजू अपनी अक्ल और जहानत से, गुलाम शाह एक मजबूत बदन का मालिक था तो हाजू एक मजबूत दिमाग का। बहरहाल जो रकम हासिल की थी हलाल तो करनी ही थी, चुनांचे अपनी जैसी तगो दो में लगा था। इधर कोसर के कंगन गले में अटके हुए थे। हाजू जानता था कि गुलाम शाह एक बिच्छू है, अगर सुनगुन मिल गई तो आफत आ जाएगी और फिर चोरी के इल्ज़ाम से न बच सकेगा। बेहतर है कि कुछ कर डाला जाए। एक काम का आदमी था, बहुत सुना था इसके बारे में, चुनांचे उसके पास पहुंच गया। और मियाँ जी कहो क्या बात है? बाबू खान ने पूछा। सुना है खरीदो फरोख्त करते हो। हाँ हाँ करते हैं, सुनाओ क्या लाए हो? जरा इन कंगनों की कीमतों बताओ। हाजू ने कंगन सामने कर दिए। चोर बाजार के दुकानदार ने खूब ठोंक बजाकर देखा, फिर बोला 1500 रुपये मिल जाएंगे। पागल हो क्या? वजन तो देखो। है तो चोरी का मियाँ जी, हम चीज़ का वजन नहीं बेचने वाले की शक्ल देखते हैं। वैसे खोट काफ़ी है, नगीनों की कीमत अलग, 1500 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है कहीं और दिखा देंगे। हाजू ने हाथ आगे बढ़ा दिए। दिखाओगे तो ज़रूर, मगर नाम पता पूछे बगैर कोई नहीं खरीदेगा। रसीद दे दोगे तो 1000 रुपये से ऊपर मिल जाएंगे। ये तो हम ही हैं कि सबकी मुश्किल में काम आ जावे। चलो ठीक है, ऐसा करो 2500 ले लो, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। लानत है तुम पर, चलो निकालो पैसे। 2500 ये और 2000 लेकर चल पड़ा। बहरहाल इसे तो ऐश ही ऐश थे। गुलाम शाह अपनी से हर कोशिश करके हार चुका था। हाजू ने खाने पीने का फैसला किया। एक अच्छे से होटल में गया, पसंद के खाने मंगवाए। फिर न जाने तकदीर को क्या मंजूर था कि अचानक ही गुलाम शाह को सामने पाया। छुपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दम निकल गया, सारा खाया पिया हराम हो गया। वही हुआ, गुलाम शाह ने इसे देखा, एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर इसके पास पहुंच गया। तो ऐश हो रहे हाजू, वाह वाह, फिर क्यों खजाना मार लिया क्या? पिछले दिनों की बात तो तुम्हारे और मेरे दोनों के इल्म में है। खूब चक्कर चला मक्खन शाह का। देखो मुझसे फजूल बातें मत किया करो। अच्छा फिर एक बात बता दो, ये खजाना कहाँ से आ गया? तुम्हारा नहीं चुराया? हाजू ने कहा। फिर किसका चुराया है? तुम्हारा कारोबार नहीं करते? हमारा कारोबार क्या है? जेब कुतरे, पूरे जेब कुतरे, हाजू ने कहा और गुलाम शाह हंस पड़ा। चलो छोड़ो, क्या खा रहे हो? क्यों भीख मांगने निकले हो क्या? नहीं, अल्लाह का फजल है, लेकिन उस्ताद मारने को दिल चाहता है तुम्हें। गुलाम शाह कुर्सी घसीट कर बैठ तो बोला, लानत है तुम पर, कुछ दिल की बातें कर ले। पता है हमें कि तुमने फिर हलाल कर दिया है शमशीरा बेगम को। तुम्हारी तरह हरामखोरी तो नहीं की। मिल बांट कर खाना चाहिए। मेहनत नहीं होती तुमसे, भीख ही मांगते रहते हो। हाथी जैसा बदन रखकर मूजी का माल मारा है, हमारा भी हिस्सा लगाओ। इसका मतलब है तुम शमशीरा बेगम को मूजी कह रहे हो? बताना पड़ेगा इन्हें। क्या कहोगे इनसे? गुलाम शाह ने हंसकर कहा, ये कि तुमने इसे मूजी कहा है, माल भी तो कहा है। माल के बारे में इन्हें क्या बताओगे? कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे गुलाम शाह, कीड़े पड़ेंगे, देखा जाएगा। चलो कितने मारे हैं शमशीरा बेगम से, इतना तो बता दो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाजू उछल पड़ा। सुना है 2000 मांगे हैं, 1000 निकाल दो सीधे सीधे, आसानी से हजम नहीं कर पाओगे। हाजू के तन बदन में आग लग गई, गुस्से से खोल गया, फिर बोला, किसने बताई ये बात तुम्हें? अरे छोड़ो, चलो रकम ढीली करो। ठीक है दे दूंगा नहीं, दे दो। सोच लो गुलाम शाह, सोच लो अच्छी तरह। सोच लिया अच्छी तरह हाजू मियाँ, सांप है हम भी, ऐसे डसेंगे कि पानी नहीं मांगोगे। अगर ये बात है गुलाम शाह तो तुम भी एक बात सुन लो, हम भी नेवले हैं समझे। तुम्हें भी फन काट कर ना फेंक दिया तो नाम नहीं है हमारा हाजू। अम्मा जाओ, मच्छर की तरह कान पर भिन भिनाते रहते हो, क्या बिगाड़ लोगे हमारा? बस देख लेंगे, हाजू ने कहा। काउंटर पर पैसे दिए और बाहर निकल आया। गुलाम शाह ने खून खुला दिया था, गुस्से से कांप रहा था, क्या किया जाए। पैदल बहुत दूर निकल आया, सोच में डूबा हुआ था, अब कुछ करके ही दम लेगा। फिर एक डाकखाने के सामने से गुजर रहा था कि कुछ ख्याल आया। डाकखाने के सामने अर्जिनवीस बैठे हुए थे। हाजू को सोचकर अर्जिनवीस के सामने बैठ गया। क्या लिखवाना है? काम है आपसे एक, फरमाइए। ये बताइए गुलाम शाह को जानते हैं आप? कौन गुलाम शाह? शमशीरा बेगम के कोठे पर तबला ठोंकते हैं हीरा मंडी में। ला हौला बला।
किसी तबलची से हमारा क्या वास्ता? अर्जी नवीस ने कहा। अक्सर देखा इन्हें आपके पास। हाजू ने पत्थर फेंका। अर्जी वगैरह लिखवाने आते होंगे। अब हमें आने वाले ग्राहकों के बारे में क्या मालूम? मनी ऑर्डर भी लिखते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। चलिए ठीक है, एक चिट्ठी लिख दीजिए, हाजू ने कहा। किसका नाम? मेरे खालू फैसलाबाद में रहते हैं। तहरीर मैं बता देता हूँ, हाजू ने कहा और फिर चिट्ठी लिखवाने लगा। बहरहाल गुलाम शाह को एक बदतरीन शिकस्त देना थी। हाजू के दिल में एक नई लगन बेदार हो गई थी। रात भर मंसूबों के जाल बुनता रहा। सुबह को चल पड़ा। सड़क गर्दी कर रहा था कि उर्दू बाजार के पास एक फाल निकालने वाले के सामने जा बैठा। बूढ़ा सा आदमी था वो। गाहक समझ कर मुतवज्जो हुआ और बोला, फाल निकलवानी है? क्या नाम है तुम्हारा? हाजू ने पूछा। हकीमुल्ला। क्या करना है कि नाम को? कितने में फाल निकालते हो? जो जी में दे देना। पैसे बताओ। रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। कितने कहाँ आ जाते हैं दिन में? कि तुम भी फाल निकालने वाले हो भाई? बैठना चाहते हो यहाँ? नहीं, बस तुम्हारी कुछ कमाई करानी है। कैसे? एक जगह चलकर बस फाल निकालना होगी। 25 रुपये लेते हैं, इससे 1 रुपया कम नहीं लेंगे। ये 100 रुपये रखो और मज़ीद 100 रुपये काम होने के बाद। हाजू ने 100 रुपये का एक नोट निकालकर फाल निकालने वाले को दिया और फाल निकालने वाले का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। इसने बेयकीनी के अंदाज में हाजू को देखा, फिर हसरत से बोला, मजाक कर रहे हो भाई? हमारे काम का वादा करो और नोट जेब में रख लो। बड़ी मेहरबानी, जो कहोगे करेंगे। अगर काम हमारी पसंद के मुताबिक हो गया तो 100 नहीं 200 और देंगे, और ये भी मुमकिन है बाद में और भी कुछ दे डालें। जान हाजिर है, जान हाजिर है सरकार, आप हुक्म करें। तो फिर गौर से सुनो, जो कुछ हम बता रहे हैं वैसे ही करना, हाजू ने कहा और हकीमुल्ला को अपने मंसूबे की तफसील बताने लगा। हकीमुल्ला बेचारे को 100 रुपये का नोट क्या मिला? वो तो हाजू का गुलाम बेदाम बन गया था। सारे बुजुर्ग अपने मिशन पर निकले हुए थे। गियासुद्दीन नादिर शाह, जवाद हुसैन, तकरीबन तमाम अफराद। कुछ और लोगों को भी इस मिशन में शामिल करना था, जैसे निज़ामुद्दीन और मलिक अल्लाह नवाज। एक ऐसा गोरख धंधा फैल गया था जिसमें हर मसले को सुलझाना था। इधर अल्लाह नवाज मास्टर शेर अली खान की ज़ुबानी लाहौर में रब नवाज के मौजूद होने की खबर पाने के बाद मनसूबा बंदी में मसरूफ़ हो गए थे। गियासुद्दीन को भी इस काम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बहुत की सोचें और दामनगीर थी। बहरहाल वो लोग इधर अपने कामों में मसरूफ थे, उधर इकराम के बारे में ख़ास तौर से लोगों को हदायत कर गए थे कि इसे कोई तकलीफ ना हो। हकीम साहिब दस्तूर इलाज कर रहे थे। पेशगोई कर दी थी कि बस बहुत जल्दी इकराम के चेहरे के ये तमाम दाग मिट जाएंगे और इसकी असल शक्ल नुमाया हो जाएगी। इकराम की कैफियत भी पहले से काफ़ी बेहतर थी। अर्शिया तो खैर इसे छोटे भाई की तरह चाहने लगी थी, लेकिन शुमानो को भी इकराम के करीब जाने का मौका मिल गया था। लंदन की परवरदा ये लड़की अपनी फितरत में बेमिसाल थी और इस पर लंदन की कोई छाप नहीं पड़ी थी। वो अपने तौर पर इकराम के लिए अपने दिल में एक बहुत बड़ा मुकाम महसूस करने लगी थी। बल्कि अपने मासूम से जहन से इसने सोचा था कि लगन अगर सच्ची हो तो महबूब और मतलूब इस तरह सामने आ जाता है कि यकीन न आए। जब भी मौका मिलता खुद भी इकराम की खिदमत करने लगती। इसने महसूस किया था कि इकराम भी इस पर गौर करता है। इसी दौरान एक और छोटा सा वाक़या पेश आ गया। ये जमाल बेग था जो गियासुद्दीन का दूर का रिश्तेदार था। आवारा मनश और लुच्चा लफंगा किस्म का आदमी था। घर वालों ने एक तरह से इससे कता ताल्लुक ही कर लिया था। बस ऐसे ही इधर उधर का चक्कर लगाता रहता था। गुजरात पहुंचा और इन लोगों के लिए अजाब जा बन गया। फाखरा बेगम ने हैरत से गियासुद्दीन की बेगम से कहा, बाजी माफ़ कीजिएगा, इस शख्स से आपका क्या रिश्ता? बस गियासुद्दीन के बहुत दूर के रिश्तेदारों में से हैं। कराची में रहते हैं ये लोग। गियासुद्दीन से इनसे कभी नहीं मिलते। ये अजीब सा शख्स है, आ जाता है कभी कभी और घर में फजूल बातों का दौर शुरू हो जाता है। गियास बड़े बामुरब्बत आदमी है, चुनांचे से 2-4 दिन बर्दाश्त करते हैं, कुछ ले दे के चला जाता है। बच्चियों को जरा एहतियात से रखिएगा, इनके गिर चकराता रहता है। जमाल भाई वाकई एक लुच्चा आदमी था। अर्शिया तक पहुंचकर मुस्कुराकर बोला कि ये पिया जी को कुछ पता चला? वैसे अर्शिया बेगम इसको कहते हैं अपनों से गुरेज का नतीजा। आप क्या बकवास कर रहे हैं जमाल भाई? नहीं, बकवास तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अरे ये कौन है? क्या आपने घर में बिल्लियां पाल ली हैं? जमाल ने दूर से आती शुमाना को देखकर कहा सुनिए, घर में अब्बू नहीं है, आप बाद में आइए। हम अब्बू से नहीं, आपसे मिलने आते मोहतरमा, कि कभी तो हमारी भी दाल गलेगी। लानत है आप पर, आप इंतहाई बेऔकात आदमी हैं। हमारी औकात तो आप ही बनाएंगी। अरे कमाल है भाई, बड़े नन्हे लोगों का इजाफा हो चुका है। ये बेदुम का बंदर कौन है? इस बार इसने इकराम को देखकर कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। रूठने पर कोई गाना सुने आपको? अरे अरे अरे, तुम इधर कहाँ आमरे भाई? इकराम ये एक बेगैरत आदमी है, तुम इनकी बात का बुरा नहीं मानोगे।
اکرام ہے ان کا نام، مگر تم ان کے سامنے مجھے بے غیرت کہہ رہی ہو۔ کاش اس سے کچھ زیادہ کہہ سکتی۔ اس کا نتیجہ جانتی ہو؟ تم یہاں سے دفاع نہیں ہو سکتے جمال بیگ۔ بات دراصل یہ ہے عرشیہ بیگم کے، میرا دماغ دوسری قسم کا ہے، اپنے جھگڑے میں خود ہی نمٹانے کا عادی ہوں، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا۔ کراچی میں میرا توتی بولتا ہے، بڑے بڑوں کا دماغ ٹھیک کر دیا میں نے، اپنی بے عزتی کرنے والے کے دانت توڑ دیتا ہوں۔ اس بدتمیزی کی معافی مانگو مجھ سے، ورنہ یہاں سے سلامت نہیں جاؤ گی۔ کیا کر لیں گے آپ میرا؟ عرشیہ بولی۔ سزا دوں گا تمہیں اس بدتمیزی کی۔ جمال بیگ غرایا۔ جائیے جائیے دیکھ لیں گے سزا دینے والے، عرشیہ نے کہا، اور جمال بیگ خوخار انداز میں آگے بڑھا۔ اکرام بھی آگے بڑھایا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ براہ کرم واپس سے لے جائیے۔ ابے تو پیچھے ہٹ الو کے پٹھے۔ جمال بیگ نے اکرام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑی قوت سے دھکا دیا۔ چٹان تو نہ ہلی، البتہ جمال بیگ خود ہی پیچھے گرتے گرتے بچا۔ اس بے عزتی سے اور دیوانہ ہو گیا، شاید چاقو رکھنے کا عادی تھا۔ جھٹ سے چاقو نکالے اور بولا، بیٹا آنکھیں نکال کے باہر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اکرام پر چھلانگ لگائی، لیکن ہاتھ میں چاقو اور سامنا اکرام کا تھا۔ اکرام جس پر رب نواز ناز کرتے تھے، وہ جس سے بڑے بڑے استادوں نے استاد قرار دیا تھا، بھلا بیچارے جمال بیگ کی کیا حیثیت تھی۔ اکرام نے بڑے فنکارانہ انداز میں لاپرواہی کے ساتھ، جس میں کچھ تھوڑی سی جنبش تھی، اور جمال بیگ اس کے برابر سے نکل گیا۔ چاقو سیدھا کیے ہوئے تھا۔ اکرام نے کلائی پر ہاتھ ڈالا۔ اکرام کے ہاتھ کا شکنجا اور جمال بیگ جیسا جھینگا۔ چاقو رکھنا ایک الگ بات ہے اور چاقو کا فن دوسری چیز، اور پھر مقابلے کا فنکار اگر اکرام جیسا آدمی ہو تو بات کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ اکرام نے کلائی واپس موڑی اور جمال بیگ قلع بازیاں کھا گیا۔ چیخ کے ساتھ چاقو ہاتھ سے نکل گیا اور نوک کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ اکرام نے چاقو کے پھل پر اڑی کا دباؤ ڈالا اور چاقو زمین میں اندر دھنستا چلا گیا۔ یہ ایک انوکھا فن تھا اور اتنا متاثر کن کہ جمال بیگ کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے، غصہ ہوا ہو گیا۔ اندازہ ہو گیا کہ اگر اس فنکار کو غصہ آ گیا تو اس کا جو حشر ہو سکتا ہے، اس کا جمال بیگ کو ایک لمحے میں احساس ہو گیا تھا۔ قلع بازی کھانے سے چوٹ بھی لگی تھی، لیکن چوٹ کو نظر انداز کر کے جان بچانا ضروری تھا، کیونکہ پہلے وار کا مرتکب ہوا تھا، اور کئی قدم پیچھے ہٹ کر پھر بولا، ارے ارے بڑے بھائی، آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اکرام نے پاؤں کے گوٹھے سے حفاظت کے ساتھ چاقو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ چاقو زمین سے نکال لو تو تمہیں فاتح مان لیا جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ مذاق میں بات بگڑ گئی، اصل میں تمہیں علم نہیں، بڑے بھائی جان بچپن کا ساتھ ہے ہمارا عرشیہ بیگم سے، ہمارا اور ان کا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے، جب بھی یہاں آتا ہوں ان سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ سے عادت ہے میری، لیکن اس بار ان کا مزاج نہ جانے کیوں بگڑا ہوا ہے، ناراضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آئندہ خیال رکھیں گے۔ جمال بیگ بزدل تھا اور یہاں سے فرار کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ عرشیہ کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے فخری انداز میں اکرام کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے زبردست کھیل دکھا دی اکرام، جمال بیگ صاحب تو چیل بن گئے ہیں، حالانکہ میں نے زندگی میں انہیں کبھی منہ نہیں لگایا، بھلا ان کا اور میرا کیا مذاق۔ بہرحال تم کمال کے انسان ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا مطلب ہے آپ لوگ چلو چھوڑو۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرام چلا گیا۔ شمانہ شرمائی سی کھڑی تھی۔ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، قیامت کا بچہ ہے یہ تو، اور یہ جمال بھائی، سچی بات تو یہ کہ پینترا بدل لیا، جان بچا لی، ورنہ یقینی طور پر اکرام کے ہاتھوں پٹ جاتے۔ مگر میں ایک بات بتاؤں، یہ بچھو ہیں، ڈنک مارنے سے باز نہیں آئیں گے۔ بہرحال مزہ آ گیا، چلو دیکھیں اندر جا کر کیا گل کھلا رہے ہیں۔ دونوں تیز رفتاری سے کوٹھی کے اندرونی حصے میں آ گئی، لیکن پتہ چلا کہ جمال بیگ بالکل چپ ہیں، کسی مسلط کے تحت کسی سے بھی اس بے عزتی کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ چاقو تک وہی زمین میں گڑا چھوڑ آئے تھے۔ البتہ دوسرے دن ٹھیک دوپہر کے وقت جب تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، جمال بیگ چپکے اس جگہ پہنچ گئے جہاں چاقو زمین میں پیوست تھا۔ خطرہ تو یہ تھا کہ کہیں اکرام نے چاقو زمین سے نکال نہ لیا ہو، لیکن چاقو زمین میں اسی طرح گڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس طرح زمین کھودی اور چاقو بمشکل تمام نکالا، اور پھر بولے، یہ انسان ہے یا بہرحال اکرام کا وقت یہاں سے گزر رہا تھا، چنانچہ حکیم صاحب نے غیاث کی بیگم سے اجازت لے کر اکرام کے چہرے پر وہ تمام پٹیاں ہٹا دی اور ان کے حلق سے ایک آواز نکل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکرام کا چہرہ تمام داغ دھبوں سے پاک ہو گیا اور اپنی اصلی شکل میں آ گیا، دودھ و میدے کے آمیزش سے گندھا ہوا سفید شفاف بے داغ چہرہ، آنکھوں کی نیلاہٹیں اس چہرے پر ایسی جگمگائیں جیسے سچے موتی کی بڑی سی سیپ پر دو فیروزے جڑ دیے گئے ہوں، دیکھنے والا مسحور ہو کر رہ جائے۔
पिछले दिनों जो धुंधलाहटें और गंदगी आ गई थी अब वो छट चुकी थी। सुबक नकूश, नीली झील की गहराई रखने वाली आंखें, होंठों की गुलाबियां देखने वाले को मसूर करने वाली। हकीम साहिब खुद दीवाने हो गए थे। आगे बढ़े और इकराम का हाथ पकड़े और बोले, अल्लाह की देन है बेटे, शायद कभी गुरूर की कोई बात तुम्हारे होंठों से निकल गई हो। बहरहाल हमेशा तकब्बुर से तौबा करना और इससे गुरेज करना। मुश्किल के दिन ख़त्म। अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। फिर वो बेखुदी के आलम में बाहर निकल आए और सबको इस सिलसिले में इत्तला देने लगे। कहने लगे, बेगम साहिबा, इनाम तो आप मुझे बेशक अता करेंगी, लेकिन मैं उस जानिब से 4 गुना इजाफा कर दीजिएगा। आपको इल्म है, कभी मुँह से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो कुछ आपको दिखाने वाला हूँ वो नाकाबिले इनाम है। क्या बात है हकीम साहिब, आइए ज़रा। हकीम साहिब ने बेगम साहिबा को साथ लिया। फाखरा बेगम भी साथ ही थी। दोनों ने इकराम को देखा और सुकूत के आलम में रह गई। इकराम मुस्कुरा रहा था। फिर बहुत सी बेमानी आवाज़ें निकल गई। फाखरा बेगम ने आगे बढ़कर इकराम की पेशानी को बोसा दी और बोली, कभी कभी दिल दिमाग से बेहतर फैसले कर लेता है। आज इसका कायल होना पड़ा है मुझे। दिमाग में तो न जाने क्या क्या वसवसे पैदा किए थे, लेकिन दिल ने इन तमाम बातों को ठुकरा कर तुम्हारी मोहब्बत कबूल की थी बेटा। जिस घर का भी चश्मो चिराग हो, खुदा इसे सलामत रखे, और तुम्हें भी। मेरा क्या है। बहरहाल इकराम को देखकर सबकी हालत ऐसी हो गई थी। शमशीरा बेगम पर अजीब लम्हात बीत रहे थे। इंसान पिघल रहा था। सारी जिंदगी जिस अंदाज में सोचती रही, अब इसके बारे में सोच रही थी कि वो ठीक था या गलत। कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। कोसर जहाँ तो अब हसरत बन गई थी, बुरी तरह याद आ रही थी। जो कुछ भी था बहरहाल माँ थी। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। तबीयत बोझल बोझल सी रहती थी। शबाना और गजाला बहन की गुमशुदगी से बौखला गई थी। इस वक्त भी शमशीरा बेगम उदास बैठी हुई थी कि दोनों इनके पास पहुंच गई। क्या बात है अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? क्या होता जा रहा है आपको? रंग हल्दी की तरह पीला पड़ता जा रहा है। शमशीरा बेगम ने भीगी आंखें ऊपर उठाई और बोली, तुम लोगों को बहन याद नहीं आती? क्यों नहीं अम्मा, गजाला ने गुलूगीर लहजे में कहा। ये कोसर जहाँ ऐसी तोता चश्म निकलेगी, हमें ये नहीं मालूम था। अरे मैं तो सोच रही थी गुस्से में कहाँ चली गई, घूम फिर कर आ जाएगी इधर। अम्मा तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है मुझे। नहीं गजाला, गलती मुझसे ही हुई। कैसी गलती अम्मा? पता नहीं, माँ के दिल में नहीं झांका था मैंने। सच तो यह है कि मैंने भी सख्तियाँ की थी इसके साथ, मगर औलाद तो औलाद ही होती है। बेटा हो या बेटी, पाँव तो माँ के पेट में फैलाते हैं दोनों। तकलीफ़ तो बराबर की होती है। कोसर जहाँ को मैंने इकराम का गम दिया था, जान को लग गई थी बेचारे बच्चे की, पता नहीं क्यों। बहरहाल बदला ले लिया कोसर ने मुझसे। इकराम खुदा तुझे खुश रखे। कोसर जहाँ, गलती हो गई थी मुझसे, क्या करूँ, कैसे तुझे बताऊँ। अब गलती का एहसास हो गया है, माफ़ कर दे मुझे, आइंदा ख्याल रखूँगी। शबाना एक बात बता मुझे बेटी। हाँ अम्मा बोलो। हम तो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं, लेकिन जो लोग बेटियां ब्याह देते हैं, पराई हो जाती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरों की मलकियत बन जाती हैं, जी लेते हैं उनके बगैर। फ़र्क है अम्मा, वहाँ एक तरीका कार होता है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। इसी वक्त मुलाजमा अंदर आई और बोली, शमशीरा बेगम एक अल्लाह वाले आए हैं। ये लंबी दाढ़ी, गिरवे कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में हज़ारा, आंखों में जुलाल। कहते हैं घर के मालिक से मिलेंगे। हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कुछ बताया? शमशीरा बेगम उठकर बैठ गई। ऊपर आ गए हैं, अजीब सी आवाज़ है, बस एक ही बात कहे जा रहे हैं, घर के मालिकों से मिला दो। बुलाओ बुलाओ, कौन है? शमशीरा बेगम ने कहा और नौकरानी बाहर निकल गई। फिर वो एक बुज़ुर्ग को लेकर अंदर आ गई। बुज़ुर्ग अजीब शख्सियत का मालिक था। इसने चंद कदम अंदर रखे, फिर साकित हो गया। भारी लहजे में बोला, हुक्म हुआ है, तुम्हें हकीकत से आगाह करें और बताएं कि क्या करना है। दुश्मन वार कर गया है, दोस्त सरगर्दा हैं। माँ के दिल की पुकार दिलों को झंझोड़ रही है, और जब किसी को दिल से याद किया जाता है तो अहले दिल बेसुकून हो जाते हैं। ममता की तड़प ने दिलों को गमज़दा किया तो हमें तलब किया अगर कहा कि इसे तुम्हारी ज़रूरत है और पहले भी शायद तुम्हारे काम आ चुका है, वो पीर मक्खन शाह। शमशीरा बेगम उछल पड़ी और एहतराम से बोली, हुजूर अंदर तो तशरीफ़ लाइए, हमारे दिलों को रौनक बख्शिए। हमारी एक दीर कहाँ के ऐसे अल्लाह वाले हमारे दरवाजे पर आए। हाँ हुक्म मिला है, हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं। वारिद एक जगह बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और तस्बीह पर हाथ फेरने लगा। शमशीरा बेगम दोजानू बैठ गई, आंखों से अकीदत झांक रही थी। शबाना और गजाला को भी साथ बिठा लिया। खामोशी तारी रही। कुछ देर के बाद बुजुर्ग ने आंखें खोलकर कहा, मुश्किल बयान करो, दिल ज़ख्मी हो गया है, जिगर गोशा निगाहों से दूर हो तो ज़ख्म तड़पाता रहता है।
لیکن آستین میں سانپ کیوں پالتی ہو؟ آستین کے سانپ کی ڈسی ہوئی ہو؟ وہ گئی نہیں ہے، اسے بھگا دیا گیا ہے۔ شمشیرہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ ہکا بکا ہو گئی تھی۔ ایسا انکشاف کیا کہ دیوانی ہو گئی، آگے بڑھی اور بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے۔ صدقے جاؤں، واری جاؤں، میری مشکل حل کر دو پیر بابا، میری مشکل حل کر دو۔ ہائے ہائے، کیا کہہ دیا، کلیجہ نکال دیا۔ کون ہے آستین کا سانپ؟ کس نے بھگایا میری بچی کو؟ بیان مت کرو، یہ گناہ ہے۔ وہ زندہ ہے، خیریت سے ہے، آئے گی واپس، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ سانپ کا سر کچل دو ورنہ نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اے پیر بابا، کچھ تو بتا دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ شمشیرہ بیگم گڑ گڑائی، جو گیا وہ واپس آئے گا، کلیاں کھل جائیں گی، پھول مسکرائیں گے، لیکن آنسوں کا نذرانہ لے کر مرشد کو اطلاع دے دوں گا۔ مکھن شاہ جو حکم دیں گے وہ کروں گا۔ مجھے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں خوشخبری سنا دوں، باقی میرا مرشد جانے، یا پیر مکھن شاہ، یا پیر میرا مرشد۔ مجھے ان کے پاس لے چلیے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ان کے قدموں میں گر جاؤں گی، طلبوں سے آنکھیں رگڑوں گی، مان لیا گے وہ میری۔ ابھی نہیں، تمہارے ان کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، وہ حالات سے باخبر ہیں، جو بہتر سوچیں گے وہ کریں گے، انتظار کر لو۔ مگر آستین کا سانپ کون ہے؟ لمبا چوڑا جسم، لمبا قد، تمہارے اپنوں میں سے ہے، نکیلی مونچھیں، لالچ کا مرض، بس دولت کی ہوس نے ایمان خراب کر دیا۔ لمبا چوڑا، لمبا قد، نکیلی مونچھیں، ایک سالہ شبانہ کچھ سمجھی۔ شمشیرہ بیگم سرسراتی آواز میں بولی۔ اتنی دیر میں پیر صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے ارے، بیٹھے، کچھ شربت پانی، فقیر لالچ سے مبرہ ہے، حق اللہ۔ پیر بابا آگے بڑھ گئے اور شمشیرہ بیگم اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ شبانہ اور غزالہ کی طرف رک کر کے بولی، تم کچھ سمجھی؟ بولیا تو غلام شاہ کا بتایا ہے۔ ارے وہی موزی ہے، مگر ایسے ڈسے گا؟ اے غلام شاہ، تیرا بیڑا غرق ہو، موت مڑ کے لے جائے تجھے۔ نے کیا ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ نام تو نہیں لیا کسی کا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، شبانہ نے کہا، اور شمشیرہ بیگم گردن ہلانے لگی۔ سوچوں کے دائرے پھیلتے چلے گئے۔ غلام شاہ نے آخر ایسا کیوں کیا؟ حاجت در حقیقت اس بار غلام شاہ پر بھاری پڑ گیا تھا، بڑا کامیاب پھانسا پھینکا تھا۔ غلام شاہ ہمیشہ اسے ذلیل و خوار کیا کرتا تھا، ہر جگہ اس کا راستہ کاٹتا تھا۔ بہرحال یہ شخص وہی نجومی تھا جسے معاوضہ دے کر حاجیوں نے اس کام پر آمادہ کیا تھا، اور اس بار واقعی ایسا کاروبار کر دیا تھا کہ غلام شاہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ادھر حاجیوں نے نجومی کو شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر سکاب پھڑا کر بھیجا تھا، اور ادھر اس عرصی نویس سے خط لکھوایا تھا جس کی تحریر یوں تھی، غلام شاہ، میں خیریت سے ہوں، تمہاری عنایت سے وہ پہنچ گئی ہے اور خوش ہے، بچی بھی اطمینان سے ہے، مگر وہ کہتے کہ کسی طرح لڑکے کے باپ کو تلاش کیا جائے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ یہ کام ضرور کروں گا۔ اب میں ایسا کروں گا کہ اسے مختلف شہروں میں لے کر پھروں گا اور آخرکار اس سے کہہ دوں گا کہ وہ شخص نہیں ملا۔ اب اس کے بعد اس کا واپس ملنا تو بیکار ہی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتوں کی فکر مت کرو۔ ہمارے درمیان اس کام کے 15,000 طے ہوئے تھے، بالکل فکر مت کرنا، میں پوری رقم کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوں۔ احتیاطاً اپنا نام نہیں لکھ رہا، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ میں کوثر جہاں کا عاشق ہوں۔ خط کیا تھا؟ بارود کا ڈھیر تھا، غلام شاہ کی موت کا پروانہ تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ غلام شاہ نے کسی سے کوثر جہاں کا سودا کیا ہے۔ بہرحال ادھر پیر صاحب گئے، ادھر ڈاکے نے دروازے سے آواز لگائی، خط ملازمہ نے وصول کیا۔ غلام شاہ کا نام تو نہیں پڑھ سکتی تھی، لا کر شمشیرہ بیگم کو دے دیا۔ یہاں وہی سوچیں چل رہی تھی، کس کا خط ہے پتہ نہیں، دیکھو شبانہ کہیں میری کوثر جہاں نے نہ بھیجا ہو۔ اماں، غلام شاہ کے نام ہے، چولہے میں جھونکو بھاڑ میں جائے، یہ غلام شاہ ہے کہاں؟ گیا ہوگا۔ شبانہ، یہ ذرا خط مجھے دینا، غزالہ نے کہا، اور شمشیرہ بیگم چونک کر غزالہ کو دیکھنے لگی، پھر بولی، کہاں سے آیا ہے؟ ذرا کھول کر تو دیکھو، ہو سکتا کوئی کام کی بات لکھی ہو۔ کھولو اماں۔ ہاں کھولو، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور غزالہ نے لفافہ چاک کر لیا، خط نکالا اور اسے پڑھنے لگی۔ جو وہ خط پڑھتی جا رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شمشیرہ بیگم غور سے اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ آخر انہوں نے ہول کر کہا، خاص بات ہے کیا؟ اماں، غضب ہو گیا۔ ارے ہوا کیا؟ کچھ منہ سے تو پھوٹ۔ خط سنو ذرا، غزالہ نے کہا، اور زور زور سے خط پڑھنے لگی۔ شمشیرہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک ایک لفظ پر بدلتا جا رہا تھا۔ خط ختم ہو تو شمشیرہ بیگم سینہ کو بھی کہنے لگی، آخر بھید کھل گیا، تیرا موذی غلام شاہ، ہائے تیرا ستیہ ناس، رقم لے کر تو نے میری بچی بیچ دی۔ ہاں بیچ دی تو نے رقم لے کر میری بچی۔
हाय कहाँ पहुंचा दिया इसे, अरे देखो तो सही वो कुतिया ज़्यादा है कहाँ। शमशीरा बेगम शुरू हुई तो ऐसी कि रुकने का नाम न लेती थी। भगदड़ मच गई। गुलाम शाह इस वक्त घर में मौजूद नहीं था, निकला हुआ था। जो ही इत्तला मिली शमशीरा बेगम की पॉलिसियां काम करने लगी। एक एक को हदायत कर दी कि घर में घुसे तो चेहरे से इजहार न होने दिया जाए, पता न चले कि इसकी चोरी पकड़ी गई है। एकदम छापा मारा जाएगा, बंद कर लिया जाएगा और थोड़ी देर के बाद गुलाम शाह के खिलाफ पूरी मोर्चाबंदी कर ली गई। हाजू के दिल में ठंडक उतर रही थी। गुलाम शाह के खिलाफ मौजूद मोर्चा माल का था और हाजू बहुत खुश आ गई थी बेचारे गुलाम शाह की। फिर वो शामत का मारा वापस आया। वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी मुश्किल में फंसने वाला है। मुलाजमों के चेहरे गौर से नहीं देखे। अंदर घुसा तो धड़ से सारे दरवाजे बंद हो गए। चौंक कर पलटा, दरवाजे के करीब पहुंचा। बाहर की कुंडी लगी हुई थी। दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा और चीखने लगा, अरे कौन बेवकूफ़ है, किसने दरवाज़ा बंद किया? हम बेवकूफ़ है गुलाम शाह। शमशीरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी और गुलाम शाह चौंक कर पलटा। पीछे शबाना और गजाला वगैरह आ गई। हाजू ने मौका से फ़ायदा उठाया। गुलाम शाह की दुर्गत तो अपनी आंखों से देखना चाहता था। गुलाम शाह हक्का बक्का होकर शमशीरा बेगम को देखने लगा। शमशीरा बेगम लाल भुभुका हो रही थी। जी तो चाहता है मूजी के तेरी आंखों में उंगलियां डाल दूं, कच्चा चबा जाऊं तेरे टेंटू को। बड़ा ही नमक हराम निकला तू तो। ए शमशीरा बेगम होश की दुआ करो, किसी ने भंग पिला दी है क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? गुलाम शाह है मेरा नाम। अरे नाम मिट जाए तेरा मूजी, तूने बर्बाद कर दिया हमें। बता मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ बेचा है तूने उसे? मैं पूछती हूँ गुलाम शाह, क्यों मेरे कलेजे में छुरी घोंपी तूने? पैसे की जरूरत थी तो डाका मार लेता, ऐसे सीने में खंजर न घोंपता। देखो शमशीरा बेगम, मैं हूँ जरा दूसरी किस्म का आदमी। सारी बातें अपनी जगह, तुम्हारी वफादारी तुम्हारी मोहब्बत में सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी थी। लेकिन तुम्हें पता है गालियाँ सुनने का आदी नहीं हूँ। बक क्या रही हो, मुँह से तो फूटो। इसे कहते बीबी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कितने में बेची तूने मेरी बेटी? बोल, किसकी बात कर रही हो? दिमाग खराब है क्या? हाय कैसा मासूम बन रहा है, तेरा बेड़ा गर्क हो। सीने में छुरी मार दी, किस दिल से तेरी इज्जत करूं? देखो शमशीरा बेगम, इज्जत की बात मेरे सामने मत करो। इज्जतदार किसी की इज्जत करते हैं, जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो वो किसी की क्या इज्जत करेगा? मैं एक बार फिर तुमसे खुलकर कह दे रहा हूं कि जो भेजे में है इसे सीधी सीधी तरह निकाल कर बाहर रखो और उल्टी सीधी बातें मत करो, वरना मेरा दिमाग फिर गया तो कसम अल्लाह की खून खच्चर कर दूंगा। गालियां सुनने का आदी नहीं हूँ। मर्द नहीं दिखा रहा है, मर्द औरतों को बेचा नहीं करते गुलाम शाह। मैंने कौन सा तुम्हारी माँ को बेच दिया शमशीरा बेगम? गुलाम शाह बोला, कोसर जहाँ को नहीं बेचा तूने? क्या बकवास कर रही हो, जुबान चला रहा है मुझसे? औरत समझकर सीना ताना हुआ है। कानून का सहारा हासिल करूंगी मैं, पर्चा कटवाऊंगी मैं तेरे नाम। गुलाम शाह, शमशीरा बेगम है मेरा नाम, छोड़ूंगी नहीं। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। मैं कहती हूँ क्या मौत पड़ी थी तुझे कि मेरी बच्ची को ही बेच दिया? मैंने कहीं नहीं बेचा तेरी बच्ची को शमशीरा बेगम। किस गधे ने तुझसे कहा है? अच्छा, पहले से बनाई मनसूबा बंदियां ऐसी होती हैं, समझे? ऐसी होती हैं। खत मिल गया तेरे बाप का। कैसा खत? दिखाओ जरा इसे खत। गजाला ने वो खत गुलाम शाह के सामने कर दिया। गुलाम शाह ने खत पढ़ा और हक्का बक्का रह गया। ये कहाँ से आया? पुलिस बताएगी तुम्हें मेरे भैया, पुलिस बताएगी। शमशीरा बेगम ने खत गुलाम शाह के हाथ से झपट लिया। खत मुझे दे दो शमशीरा बेगम, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। अब इसका पता तो पुलिस ही चलाएगी कि किसने किसके खिलाफ साजिश की है। इसका मतलब है तुम्हें इस बात का यकीन हो गया? ओ हो, मैं समझ गया। ओए हाजू इधर आ। क्यों, हम क्यों आए? कोई नौकर है तुम्हारे? हाजू 2 कदम आगे बढ़ा और शमशीरा बेगम के पीछे हो गया। शमशीरा बेगम, हम दुबले पतले जरूर हैं लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। रोक इन गुलाम शाह को। हमने क्या किया है आखिर? ये सब तेरी कारस्तानी हाजू, निमट लूंगा तुझसे। कैसी कारस्तानी? लो शमशीरा बेगम, तुम सीधी सीधी पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करती? खत पुलिस को दिखा और गुलाम शाह को हथकड़ी लगवा दो, ये ऐसे नहीं मानेगा। गुलाम शाह तैश के आलम में हाजू पर झपटा और हाजू ने अंदर छलांग लगा दी। गुलाम शाह दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे मौजूद मुलाजिम ने दरवाजा बंद कर दिया। ये मनसूबाबंदी भी पहले से की गई थी। इधर शमशीरा बेगम खच्चम धाड़ मचाने लगी। शबाना और गजाला गोशों में सिमट गई। अच्छी खासी धमा चौकड़ी हो गई थी। शमशीरा बेगम ने कहा, नहीं जान बचा सकते गुलाम शाह, नहीं जान बचा सकते। शमशीरा बेगम, जरा ठंडे दिल से सोचो, क्या बेवकूफ़ी मचा रखी है तुमने? मैं और भला कोसर जहाँ को बेचूंगा? जरा ये खत एक बार फिर मुझे दिखाना। नहीं दिखानेगी। अगर मेरी तरफ बढ़े तो सर फोड़ लूंगी दीवार से।
खुदकुशी कर लूँगी और फिर खून का इल्ज़ाम भी लगवा दूँगी तुम पर। देखो शमशीरा बेगम, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ मालूम करना चाहता हूँ। ऐसे झांसों में नहीं आऊँगी। कहाँ तक भागोगे? अरे जाओ, दरवाज़ा खुलवा दो, गुलाम शाह को छोड़ दो, देखूँगी कहाँ तक जाता है। जब तक कौसर जहाँ का पता नहीं बताएगा, जब तक कौसर जहाँ वापस घर नहीं आ जाएगी, गुलाम शाह, मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। मुलाजमों ने दरवाज़ा खोल दिया। गुलाम शाह की तो अकल चकराई हुई थी। वो इस वक्त कोई फैसला करने से कासिर था। आहिस्ता कदमों से बाहर निकला और फिर हाजू को तलाश करने लगा, लेकिन हाजू का कहीं पता नहीं था।